एक सवाल है जो आज भी हमारे जहन में गूंजता है। जर्मनी जैसा एक आधुनिक, पढ़ा लिखा देश हिटलर जैसे इंसान के काबू में आखिर आया कैसे? ये सिर्फ इतिहास की एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इस तूफान को खड़ा किया। ये जो बात है ना, ये इस पूरी त्रासदी की जड़ तक पहुंचती है। मामला सिर्फ एक बुरे इंसान का नहीं था, मामला था उन लाखों आम लोगों का जो अपनी निराशा और गुस्से में एक भयानक सोच पर यकीन करने लगे थे। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, कैसे एक अकेले आदमी ने पूरे देश पर ऐसा जादू कर दिया? इस घटना को समझने के लिए हमें पहले उस टूटे हुए समाज को समझना होगा जिसने उसे अपनी बात रखने का मौका दिया। हमारी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के बाद की राख से। 1918 में जर्मनी सिर्फ एक जंग नहीं हारा था, वो एक राष्ट्र के तौर पर टूट चुका था। हर तरफ सदमे, बर्बादी और एक गहरे अपमान का माहौल था। इस अपमान को कागज पर उतारा गया वर्साई की संधि के रूप में। जरा इन शर्तों पर नजर डालिए। जर्मनी को मजबूर किया गया कि वो युद्ध का सारा दोष अपने सर ले। उन पर 132 बिलियन गोल्ड मार्क का जबरदस्त हर्जाना लगाया गया। देश ने अपनी 13% जमीन और लाखों नागरिक खो दिए। उनकी सेना को लगभग खत्म ही कर दिया गया। जरा सोचिए उस राष्ट्रीय अपमान के बारे में। ये एक संधि से कहीं ज्यादा थी, ये एक देश की पहचान पर हमला था। और इसी निराशा के माहौल में एक बहुत ही खतरनाक और कह सकते हैं जहरीला झूठ फैलना शुरू हुआ। ये एक आसान बहाना था जिसने फौज की नाकामी का दोष देश के ही कुछ लोगों पर डाल दिया और आने वाले संघर्ष के बीज बो दिए। तो देश के इस सदमे से अब हम उस एक इंसान की तरफ आते हैं जो इसका फायदा उठाने वाला था। हिटलर की अपनी कहानी कई मायनों में पूरे देश की शिकायतों का एक आईना थी। हिटलर की शुरुआती जिंदगी नाकामियों और गुस्से की नींव पर बनी थी। पिता बहुत सख्त थे और मां के गुजर जाने के बाद वो अकेला रह गया। फिर उसे वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने भी रिजेक्ट कर दिया। ये सारी व्यक्तिगत नाकामियां गुस्से में बदल गईं और फिर पहले विश्व युद्ध में उसे पहली बार जिंदगी का कोई मकसद मिला। इसलिए जर्मनी की हार उसके लिए सिर्फ देश की हार नहीं थी, ये एक गहरा जाती जख्म था। वियना में हिटलर के सपनों और उसकी असलियत के बीच जमीन आसमान का फर्क था। वो एक महान कलाकार बनना चाहता था और हकीकत, वो बेघर लोगों के शेल्टर में रह रहा था और गुजारे के लिए पोस्टकार्ड बेच रहा था। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का अपमान एक महत्वाकांक्षी इंसान के दिमाग में कैसे घर कर गया होगा। इस नाकामी से हिटलर ने एक अजीब तरह से निपटा। उसने पढ़ा तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ सीखने या सवाल पूछने के लिए नहीं, बल्कि उसने सिर्फ वो यहूदी विरोधी और राष्ट्रवादी विचार अपनाए जो उसकी नाकामियों के लिए आसान बहाने देते थे। ये कोई पढ़ाई नहीं थी, ये एक ऐसी बंद सोच बनाना था जिसमें वो हमेशा पीड़ित था और गलती हमेशा दूसरों की होती थी। पहले विश्व युद्ध ने एक मकसदहीन हिटलर को वो चीज़ दी जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी, एक पहचान और किसी से जुड़ा होने का एहसास। इसीलिए जब जर्मनी के सरेंडर की खबर उस तक पहुंची, उस वक्त जब वो एक गैस हमले की वजह से अंधा पड़ा था, तो सदमा बहुत गहरा था। ये सिर्फ देश की हार नहीं थी, ये उसके वजूद पर एक हमला था। तो युद्ध के बाद म्यूनिख के उस उथल-पुथल भरे माहौल में वो अपमानित इंसान और वो अपमानित देश आखिरकार एक दूसरे से मिल गए। मजे की बात यह है कि हिटलर ने राजनीति में कदम एक आर्मी जासूस के तौर पर रखा था, जिसे जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से ग्रुप पर नजर रखने भेजा गया था। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसे अपनी असली ताकत का पता चला, भाषण देना। वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा और 1921 तक उसने पार्टी पर पूरा कब्जा कर लिया था और उसे अपनी महत्वाकांक्षाओं का एक ताकतवर हथियार बना लिया था। अपनी पार्टी पर कंट्रोल के साथ हिटलर ने एक जबरदस्त राजनीतिक मशीन बनानी शुरू कर दी। उसे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई थी, मॉडर्न ब्रांडिंग, दमदार सिंबल्स और खुलेआम दादागिरी की ताकत। पहला कदम, रीब्रांडिंग। जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या NSDAP कर दिया गया। ये नाम रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल थी जिसमें राष्ट्रवाद, समाजवाद और मजदूरों के हक की बातों को यहूदी विरोधी नफरत के साथ मिला दिया गया था। अगला कदम, एक सिंबल। हिटलर ने एक पुराने प्रतीक स्वास्तिक को लिया और उसे पुराने शाही झंडे के ताकतवर रंगों लाल, सफेद और काले के साथ जोड़ दिया।
देखते ही देखते ये एक ऐसा विजुअल सिंबल बन गया जो लोगों के दिमाग में बस गया और जर्मन इतिहास और नस्लीय शुद्धता की झूठी कहानी गढ़ता था। लेकिन सिर्फ सिंबल और वादे काफी नहीं थे। हिटलर को ताकत चाहिए थी, बाहुबल। और यहाँ एंट्री होती है SA यानी ब्राउन शर्ट्स की। ये पार्टी के गुंडे थे जिनकी फौज का काम था राजनीतिक विरोधियों को डराना, सड़कों पर कब्जा करना और एक ऐसी ताकत का भ्रम पैदा करना जिसे कोई रोक नहीं सकता। इस नंबर के पीछे छिपे डर को महसूस कीजिए। 1923 में एक ब्रेड की कीमत थी 200 बिलियन मार्क। ये सिर्फ एक आर्थिक संकट नहीं था, ये समाज का पूरी तरह से बिखर जाना था। जरा सोचकर देखिए, आपकी जिंदगी भर की कमाई एक रात में कागज का टुकड़ा बन जाए। ऐसी हताशा में लोग किसी भी ऐसे इंसान की बात सुनने को तैयार हो जाते हैं जो आसान हल और बलि का बकरा देने का वादा करे। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हिटलर का सत्ता में आना कोई तय बात नहीं थी। ये कई विनाशकारी चीजों के एक साथ होने का नतीजा था, इतिहास का एक परफेक्ट स्टॉर्म। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इस तूफान में क्या क्या शामिल था। एक तो राष्ट्रीय अपमान जो वर्साई की संधि और पीठ में छुरा घोंपने वाले झूठ से पैदा हुआ था। दूसरा, आर्थिक तबाही जो भयानक महंगाई से आई। तीसरा, एक कमजोर और अस्थिर लोकतंत्र जो हार की राख से पैदा हुआ था। और इन सब के बीच में एक करिश्माई नेता जिसका अपना गुस्सा और शिकायतें पूरे देश के गुस्से का आईना बन गईं। और ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो इतिहास में बार बार गूंजता है। जब कोई देश संकट में हो और लोग निराश हों, तो जवाब देने के लिए कौन आगे आता है? और उससे भी जरूरी बात, अपने दर्द को कम करने के लिए लोग किन खतरनाक झूठों पर यकीन करने को तैयार हो जाते हैं? किसी लोकतंत्र को कैसे खत्म किया जा सकता है? सोचिए, बंदूक से नहीं, बल्कि उसी के बनाए हुए कानूनों और नियमों का इस्तेमाल करके। और ये कोई सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, ये 20वीं सदी की एक हकीकत है, एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव। आज हम जर्मनी के वाइमार गणराज्य के आखिरी दिनों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक लोकतांत्रिक सिस्टम को कानूनी तौर पर एक तानाशाही में बदल दिया गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए इन दो घटनाओं के बीच का फर्क देखना बहुत जरूरी है। 1923 में हिटलर ने जबरदस्ती हिंसा से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। ये एक सीधी साधी बगावत थी जो बुरी तरह फेल हो गई। लेकिन ठीक 10 साल बाद उसी इंसान ने उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम का इस्तेमाल करके पूरी सत्ता हासिल कर ली जिसे वो खत्म करना चाहता था। तो सवाल ये उठता है कि इस हिंसक नाकामी से लेकर इस कानूनी कामयाबी तक की रणनीति में आखिर ऐसा क्या बदल गया? तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, उस घटना से जिसने हिटलर की पूरी सोच ही बदल दी और उसे एक नई और कहीं ज्यादा खतरनाक रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया। 1923 का ये बियर हॉल पुच मुसोलिनी के मार्च ऑन रोम की एक तरह से भद्दी नकल थी। सरकार को उखाड़ फेंकने की एक सीधी हिंसक कोशिश। लेकिन ये प्लान बुरी तरह पिट गया। पुलिस ने मार्च को रोक दिया, गोलियां चली और क्रांति कुछ ही घंटों में खत्म हो गई। सबक साफ था, राज्य की ताकत को सीधे सीधे चुनौती देना काम नहीं करेगा। और यहीं पर हिटलर ने अपनी राजनीतिक चालाकी दिखाई। देशद्रोह के मुकदमे को उसने अपनी हार नहीं बल्कि एक मंच बना लिया। उसने कोर्ट रूम का इस्तेमाल अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए किया और खुद को एक ऐसे देशभक्त के तौर पर पेश किया जो एक भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। मतलब कानूनी प्रक्रिया को एक राजनीतिक हथियार बनाने का ये उसका पहला सफल प्रयोग था। जेल में बैठे बैठे हिटलर और नाजी पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल दी। उन्हें समझ आ गया कि अब सिस्टम के बाहर से हमला नहीं करना है बल्कि सिस्टम के अंदर घुसना है। उन्होंने कानूनी रास्ते की रणनीति अपनाई। मतलब अब से चुनाव लड़ो, संसद में सीटें जीतो और फिर लोकतंत्र के ही औजारों का इस्तेमाल करके उसे अंदर से खोखला कर दो। देखिए, कोई भी रणनीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसे कामयाब होने के लिए सही वक्त और सही मौके की जरूरत होती है। और जर्मनी के लिए वो मौका आया 1929 की महामंदी के रूप में, जिसने पूरे देश को ही घुटनों पर ला दिया था। ये आंकड़े ये पूरी कहानी खुद बयान करते हैं। 1928 में नाजी पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था, सिर्फ 2.6% वोट। लेकिन महामंदी के ठीक बाद 1930 में
उनका वोट शेयर सीधा 18.3% पर पहुंच गया और 1932 तक तो वो 37.4% वोटों के साथ जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके थे। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक राजनैतिक भूचाल था। और इस भूचाल के केंद्र में था ये नंबर 60 लाख। महामंदी के सबसे बुरे दौर में जर्मनी में 60 लाख लोग बेरोजगार थे। फैक्ट्रियां बंद थी, बैंक दिवालिया हो रहे थे और लोगों को अपना भविष्य अंधेरे में दिख रहा था। और ऐसी आर्थिक तबाही ही राजनीतिक अस्थिरता के लिए सबसे अच्छी जमीन होती है। जब लोगों ने देखा कि वाइमार गणराज्य की सरकारें इस संकट से निपटने में पूरी तरह नाकाम हो रही हैं, तो उनका लोकतंत्र से भरोसा उठने लगा। गठबंधन सरकारें लगातार बन रही थीं, गिर रही थीं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा था। और इसी राजनीतिक खालीपन को नाजी और कम्युनिस्ट जैसी अतिवादी पार्टियों ने भरा, जो आसान और बड़े बड़े समाधानों का वादा कर रही थीं। चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनना एक बात थी, लेकिन सरकार बनाना और पूरी सत्ता हासिल करना ये एक अलग खेल था। और इसका आखिरी दाव चला गया बंद दरवाजों के पीछे, जहां राजनीतिक सौदेबाजी ने लोकतंत्र के भविष्य का फैसला कर दिया। और यहीं पर जर्मनी के पुराने पारंपरिक रूढ़िवादी नेताओं ने एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक गलती कर दी। फ्रांज वॉन पापन जैसे राजनेताओं को लगा कि वो हिटलर की लोकप्रियता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका प्लान था कि हिटलर को चांसलर बनाओ और उसके आसपास अपने मंत्री बिठाकर उसे कंट्रोल में रखो। ये एक बहुत बड़ा अहंकार था और एक बहुत बड़ी राजनीतिक गलतफहमी। इसी गलत अंदाजे का नतीजा ये हुआ कि 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। हिटलर ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। उसे संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही जर्मनी की सरकार का मुखिया बनाया गया था। एक बार सत्ता हाथ में आने के बाद हिटलर ने जिस रफ्तार और बेरहमी से लोकतंत्र को खत्म किया, वो हैरान करने वाला है। और ये सब कुछ कानून के दायरे में रहकर ही किया गया। जरा इन घटनाओं का क्रम देखिए। चांसलर बनने के ठीक 1 महीने बाद जर्मन संसद यानी राइक्सटाग में आग लग जाती है। नाजियों ने फौरन इसका इल्जाम कम्युनिस्टों पर डाल दिया और इसे एक राष्ट्रीय संकट बना दिया। बस इसी संकट का बहाना बनाकर अगले ही दिन संविधान के इमरजेंसी नियमों का इस्तेमाल करके राइक्सटाग फायर डिक्री जारी की गई। इसने लोगों की आज़ादी, जैसे बोलने, लिखने और इकट्ठा होने की आज़ादी, सब कुछ अनिश्चित काल के लिए खत्म कर दिया। और फिर आया आखिरी और सबसे बड़ा वार, द इनेबलिंग एक्ट। ये एक ऐसा कानून था जिसके जरिए संसद ने अपनी कानून बनाने की ताकत खुद ही चांसलर यानी हिटलर को सौंप दी। दूसरे शब्दों में कहें तो संसद ने वोट करके खुद को ही अप्रासंगिक बना दिया और हिटलर को एक कानूनी तानाशाह बनने का अधिकार दे दिया। इस ऐतिहासिक वोट से ठीक पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ओटो वेल्स ने संसद में इसके खिलाफ एक बहुत ही साहसी भाषण दिया। ये उस डूबते हुए लोकतंत्र की आखिरी आवाज़ों में से एक थी, ये जानते हुए भी कि नतीजा तो पहले से ही तय है। और ये है वो आखिरी वोट, 444 पक्ष में, 94 विपक्ष में। जर्मनी की संसद ने खुद अपनी मौत के फरमान पर मुहर लगा दी। ये भी याद रखना जरूरी है कि वोट के समय सभी कम्युनिस्ट सांसद या तो गिरफ्तार थे या छिपे हुए थे और संसद के चारों ओर नाजी गुंडों का घेरा था जो बाकी सांसदों को डरा धमका रहे थे। प्रक्रिया कानूनी थी, लेकिन माहौल पूरी तरह से डर और दबाव का था। इनेबलिंग एक्ट के साथ तानाशाही की कानूनी नींव तो रख दी गई थी। अब अगला कदम था जर्मन समाज के हर एक पहलू पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। इस प्रक्रिया के लिए नाजियों ने एक शब्द बनाया, ग्लाइकशाल्टुंग, जिसका मतलब था समन्वय या एक लाइन में लाना। लेकिन इसका असली मतलब था जर्मनी में मौजूद हर आज़ाद संगठन, हर संस्था को खत्म करना और उसे नाजी नियंत्रण में ले आना। कुछ ही महीनों के अंदर जर्मनी को एक दलीय राज्य में बदल दिया गया। सभी राजनीतिक पार्टियों पर बैन लगा दिया गया। आज़ाद ट्रेड यूनियनों को भंग कर दिया गया। प्रेस पर कब्जा, विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण और राज्य सरकारों की आज़ादी खत्म कर दी गई। मतलब नागरिक समाज को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। सत्ता पर पकड़ को बिल्कुल पक्का करने के लिए 2 और कदम उठाए गए। जून 1934 में नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स के दौरान हिटलर ने अपनी ही पार्टी के अंदर के दुश्मनों और दूसरे राजनीतिक विरोधियों को बेरहमी से मरवा दिया।
फिर अगस्त 1934 में जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हुई तो हिटलर ने एक कानून पास करके चांसलर और राष्ट्रपति के पदों को मिला दिया और खुद को फ्यूरर और राइख चांसलर घोषित कर दिया। और ये शायद सबसे अहम और आखिरी कदम था। जर्मनी की सेना, जो शायद एकमात्र ऐसी संस्था थी जो इस तानाशाही का विरोध कर सकती थी, उसके अधिकारियों और सैनिकों ने संविधान या देश के प्रति नहीं, बल्कि सीधे एडोल्फ हिटलर के प्रति व्यक्तिगत वफादारी की शपथ ली। और इसी के साथ सत्ता पर उसकी पकड़ पूरी तरह से निरंकुश हो गई। तो हिटलर का सत्ता में आना कोई अचानक हुआ तख्ता पलट नहीं था। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। एक गहरे राष्ट्रीय संकट का फायदा उठाना, राजनैतिक विरोधियों की गलतियों का लाभ उठाना और लोकतांत्रिक व्यवस्था के ही कानूनों और प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके उसे नष्ट कर देना। ये इतिहास हमें एक बहुत गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कौन सी कमजोरियां होती हैं जो उसे इस तरह के अंदरूनी खतरे के प्रति संवेदनशील बना देती हैं? सोचिए, एक ऐसी पॉलिसी जो शांति लाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसी ने इतिहास के सबसे भयानक युद्ध को न्योता दे दिया। आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं, तुष्टीकरण की कहानी, और ये क्यों और कैसे इतनी बुरी तरह से फेल हुई। जरा 30 सितंबर 1938 के उस दिन को याद कीजिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलिन जब ये शब्द बोल रहे थे तो उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने यूरोप को एक और वर्ल्ड वॉर से बचा लिया है। ये एक ऐसी उम्मीद थी जो पूरी दुनिया में फैल गई, लेकिन ये उम्मीद एक बहुत बड़े खतरनाक धोखे पर टिकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? शांति का ये वादा इतिहास की सबसे बड़ी जंग का कारण कैसे बन गया? चलिए मिलकर समझते हैं कि कैसे एक अच्छी सोच और एक बहुत बड़ी गलतफहमी ने दुनिया को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। असल में सारी गड़बड़ की जड़ ये थी कि पश्चिमी देश उस प्लान को समझ ही नहीं पाए जो हिटलर ने 10 साल पहले ही सबके सामने रख दिया था। कोई राज नहीं था, ये सब कुछ एक खुली किताब की तरह था। पर हुआ ये कि पहले वर्ल्ड वॉर की जो भयानक यादें थी ना, और किसी भी हाल में एक और जंग से बचने की जो जिद थी, उसने उन्हें सच देखने ही नहीं दिया। मतलब ऐसा नहीं था कि हिटलर के इरादे कोई छुपी हुई बात थे। उसने अपनी किताब माइन काम्फ में सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा था कि उसे वर्साई की संधि को फाड़कर फेंकना है, पूरब में जर्मनी के लिए और जगह चाहिए, फ्रांस को तबाह करना है और यूरोप से यहूदियों को मिटा देना है। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने पड़ा था, बस किसी को उसे गंभीरता से लेना था। अब हिटलर जो भी कर रहा था वो कोई अचानक से लिए गए फैसले नहीं थे। वो तो एक के बाद एक सोचे समझे दांव चल रहा था। वो बस ये देख रहा था कि दुनिया, खासकर पश्चिमी देश, कितना सह सकते हैं, और जितनी बार वो लोग पीछे हटते, हिटलर का हौसला उतना ही बढ़ता जाता। और ये सिलसिला बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। आप देखिए, 1933 में जर्मनी लीग ऑफ नेशंस से बाहर हो गया। फिर 1935 में खुलेआम अपनी एयरफोर्स, लुफ्तवाफा और सेना बनाने का ऐलान कर दिया। 1936 में तो उसने राइनलैंड पर ही अपनी फौज भेज दी, और 1938 आते आते बिना एक गोली चलाए ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया। और हर बार पश्चिमी ताकतें बस बयानबाजी करती रहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। सवाल उठता है क्यों? वजह सीधी थी, उनके अपने देश आर्थिक मंदी की मार झेल रहे थे, और वहां के लोग एक और जंग के नाम से भी कांपते थे। मजे की बात तो यह है कि हिटलर खुद जानता था कि वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। उसने बाद में खुद माना था कि अगर फ्रांस ने ताकत दिखाई होती तो हमें दुम दबाकर भागना पड़ता। मतलब सोचिए, वो एक ऐसा लम्हा था जब उसे बहुत बहुत आसानी से रोका जा सकता था। पर फ्रांस ने कुछ नहीं किया। अंदरूनी राजनीति में वो बुरी तरह बटा हुआ था, और उससे डर था कि ब्रिटेन का साथ नहीं मिला तो क्या होगा। और बस इसी एक हिचकिचाहट ने हिटलर को यकीन दिला दिया कि ये जो डेमोक्रेसी वाले देश है ना, ये सिर्फ कागजी शेर हैं, गरजते हैं पर काटते नहीं। और इसी सोच का, इसी इनएक्शन का नतीजा हमें म्यूनिख समझौते के रूप में देखने को मिला। ये तुष्टीकरण की पॉलिसी का क्लाइमैक्स था, एक ऐसा पल जिसे पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ी कामयाबी माना, उस भयानक तबाही से ठीक पहले जो दस्तक दे रही थी। म्यूनिख समझौते को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ थे पश्चिमी देश, जिन्हें लग रहा था कि ये तो डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है, उन्हें सच में यकीन था कि हिटलर भी उनकी तरह जंग नहीं चाहता। और दूसरी तरफ था हिटलर, जिसके लिए ये समझौता इन नेताओं की कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत था। वो उनकी शांति की इच्छा को कायरता समझ रहा था। उसके लिए ये डील अगली चढ़ाई के लिए बस एक सीढ़ी थी और कुछ नहीं।
और ये धोखा सामने आने में जरा भी देर नहीं लगी। जरा तारीखों पर गौर कीजिए। 30 सितंबर 1938 हिटलर वादा करता है कि बस अब और जमीन नहीं चाहिए, और ठीक 6 महीने भी पूरे नहीं हुए 15 मार्च 1939 को उसकी फौजें बाकी बचे चेकोस्लोवाकिया को भी निगल जाती हैं। पूरी दुनिया के सामने हिटलर के वादों की कीमत 0 हो गई थी। इस हमले के बाद एक बात शीशे की तरह साफ हो गई थी कि हिटलर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। म्यूनिक में जो शांति का सपना देखा गया था वो चकनाचूर हो चुका था। वो पॉलिसी जो शांति के लिए बनाई गई थी, जिसे हम तुष्टीकरण कहते हैं, वो बुरी तरह फेल हो चुकी थी। तो अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। वो घटनाएं जो आखिरकार सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह बनी, और ये सब कुछ पिछले कई सालों की गलतफहमियों का ही नतीजा था। 23 अगस्त 1939 इस तारीख ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दो सबसे बड़े दुश्मन, नाजी जर्मनी और सोवियत संघ, एक दूसरे पर हमला न करने का समझौता कर लेते हैं। इस एक समझौते ने हिटलर के हाथ पूरी तरह खोल दिए। अब उसे पोलैंड पर हमला करने से कोई नहीं रोक सकता था, और उसने यही किया। 1 सितंबर को जर्मन फौजें पोलैंड में घुस गईं, और इसके ठीक 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने आखिरकार जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। और बस इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। अब यह बात बिल्कुल साफ थी, तुष्टीकरण की पॉलिसी से शांति नहीं मिली, बस थोड़ा सा वक्त मिल गया, और उस वक्त की कीमत एक कहीं ज्यादा बड़े और भयानक युद्ध से चुकानी पड़ी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कभी-कभी सबसे अच्छे की उम्मीद करना कितना खतरनाक हो सकता है। ये इतिहास का एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। यह हमें याद दिलाता है कि इरादे चाहे कितने भी नेक क्यों ना हो, अगर हम सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं तो उसके नतीजे बहुत बहुत भयानक हो सकते हैं।